हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी अनवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ लव इज़ नॉट ईजी का पार्ट 5 शेयर करने वाली हूं। पर उससे पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं हम अपने पार्ट की ओर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी के महल में और उसके रूम में वांगजी और शीचन बैठे हुए थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। शीचन ने कहा कि मुझे अब क्या नोटिस करना बाकी रह गया है। तो वांगजी कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, और वह उसके कान के पास जाकर उसको कुछ बताने लगता है। शीशे जब ये सुनता है तो वो कहता है पर तुम ऐसा कैसे करोगे? क्या सीफू तुम्हें एंजल वर्ल्ड जाने की परमिशन देने वाले भी है? तो वांगजी कहता है अगर वो नहीं भी देना चाहते हो तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि तुम शायद भूल गए कि उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था उस इमोशनलेस पर्सन को ढूंढने का। तो शीचन कहता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, पर तुम जाओगे कैसे? तो वांगजी कहता है कैसे जाऊंगा का क्या मतलब है, मेरे पास पैर नहीं है क्या? तो शीचन कहता है अरे पागल, मैं वो नहीं बोल रहा तुमको, मैं कह रहा हूँ तुम्हें इतनी चोटें लगी हुई हैं, तुम अभी तो नहीं जा सकते। तो फिर वांगजी कहता है ये चोट वोट क्या होता है, ऐसा कहकर वो बस उठ ही रहा था कि तभी वो बेड पर धड़ाम से गिरता है। शीचन उसके पास आते हुए कहता है मुझे पता था यही होने वाला है। तो वांगजी जो अपनी कमर को पकड़ के कह रहा था हाय ये क्या हो गया, मुझे इतना दर्द हो रहा है शीचन। तो शीचन कहता है ये तो होना ही है ना, इसको अब कौन ही रोक सकता है। तो वांगजी कहता है सीफू इतने क्रूल कैसे हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था वो अपने नेफ्यू को ही ऐसा बना देंगे। शीचन वांगजी की नौटंकियों को देखकर बेड पे चढ़ जाता है और वांगजी को बैठने में हेल्प करता है, और फिर वो अपनी एनर्जी वांगजी को ट्रांसफ़र करने लगता है। वांगजी पहले तो उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि इससे शीचन खुद भी वीक हो सकता है, पर शीचन अब कहाँ ही सुनने वाला था। फिर वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद वांगजी को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। फिर वो खड़ा तो हो पा रहा था। वांगजी अपने महल से जाता है और सीधा सीफू के पैलेस के सामने खड़ा हो जाता है। इस बार जब वो गेट पे खड़ा था तो उसको कोई भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। वांगजी जो अब गेट खोल के सीधा सीफू के महल के अंदर घुस जाता है। सीफू जब उसे देखते हैं तो कहते हैं तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे, मैंने ये तो नहीं सोचा था, मुझे लगा तुम अगले 1 हफ्ते तक उठोगे ही नहीं बेड से। तो वांगजी कहता है आप भूल गए कि मेरे पास एक मेरा सच्चा दोस्त भी है। तो सीफू कहते हैं ये शीचन बिना, तुम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना कब बंद करोगे? तो वांगजी कहता है मैंने उसे ऐसा करने का कुछ भी नहीं कहा था, उसने खुद किया जो करना था उसको। तो सीफू फिर कहते हैं तो तुम आज महल में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ आना पसंद नहीं था ना? तो वांगजी कहता है कि मैं यहाँ कुछ फालतू की बातें करने तो नहीं आया हूँ, इसलिए मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सच सच बोलूँगा और आपके मुंह पे ही बोलूँगा। तो सीफू ये सुनते हैं तो उसने थोड़ा अजीब लगता है कि ये आखिर यहाँ कहने क्या आया है। तो वांगजी अपनी बात करना शुरू करता है। वांगजी कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ह्यूमन वर्ल्ड जाने की परमिशन दें, क्योंकि मुझे ये भी पता है आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। आपने मुझे खुद वहाँ पे एक मिशन सौंपा था उस हार्टलेस पर्सन को ढूंढ के उसको प्यार सिखाने के लिए, और शायद मैंने उसे ढूंढ भी लिया है। तो सीफू जब वांगजी की ये बात सुनते हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सीफू ने ये तो नहीं सोचा था कि वांगजी इतनी जल्दी उसको ढूंढ भी लेगा। तो सीफू कहते हैं तुम्हें कैसे मिला वो? उसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें उसके कंट्री के बारे में भी नहीं बताया था, ना तुम्हें मैंने उसका नाम बताया। तो वांगजी कहता है जिस इंसान को मैंने बचाया था वही शायद मेरा हार्टलेस पर्सन है। तो सीफू कहते हैं अच्छा, तो तुम कंफर्म कैसे हो? तो वांगजी कहता है मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस यही कंफर्म करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे ह्यूमन वर्ल्ड जाने की परमिशन दे दीजिए। अगर आपने नहीं भी दी तो मैं खुद चला जाऊँगा। तो सीफू थोड़ा सोचने के बाद वांगजी को परमिशन दे देते हैं जाने की। वो कहते हैं तुम वहाँ जाओ और सीधा सीधा अपना काम करके वापस एंजल वर्ल्ड में ही लौटना, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। तो वांगजी जो है वो कहता है कि तो आप मुझे चलना चाहिए, और ऐसा करके वो जाने लगता है, पर सीफू से आवाज़ लगा के वहीं रोक देते हैं। वांगजी पीछे ही खड़ा खड़ा बस अपने सर को सीफू की तरफ घुमाता है। तो सीफू कहता है एंजल वर्ल्ड का रूल नंबर 1, किसी भी इंसान से आप प्यार नहीं कर सकते, और लास्ट रूल प्यार करना मतलब जान गंवाना। तो वांगजी जब सीफू की ये बात सुनता है तो वो कहता है सीफू आप जानते हैं मैं 100 साल से भी ज़्यादा का हूँ, पर फिर भी मैं अभी तक सिंगल हूँ। अगर मुझे किसी में इंटरेस्ट होता तो मैं यहाँ ऐसे कुंवारा ना होता। और ऐसे कहकर वांगजी फिर वहाँ से चला जाता है, और सीफू फिर अपने मन में सोचते हैं कि वांगजी ने बिल्कुल ठीक कहा है। वांगजी 100 साल से भी ज़्यादा का है, पर फिर भी अभी वो सिंगल ही है, उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। एंजल वर्ल्ड की सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इंसानों से भी ज़्यादा, पर वांगजी को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आया है अभी तक। तो सीफू इस बात से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ उनका नेफ्यू ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला है। और वैसे भी सीफू ने आज वांगजी को एंजल वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोल बता ही दिया है,
इंसान से प्यार करना मतलब जान गंवाना। तो वांगजी ऐसी गलती नहीं करने वाला। सीफू यही सोच के फिर बैठ जाता है वहाँ पर। और इधर अब हम सीन शिफ्ट करके ह्यूमन वर्ल्ड का दिखाते हैं, यानी विंग की तरफ। विंग जो कि सोकर उठा। यहाँ पे अभी सुबह के 8 बज रहे थे। विंग का आज ये दूसरा दिन था हॉस्पिटल में। विंग जो अभी कुछ नहीं खाना चाहता था, इसलिए वो बस बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया और वो सीधा नीचे ब्रिज के जाकर गिरा, और वो मरते मरते बचा सिर्फ उस पर्सन की वजह से। इसलिए विंग बस उसको ढूंढना चाहता था और उसको थैंक्स करना चाहता था। पर विंग को अभी तक कुछ भी नहीं मिला उस पर्सन के बारे में। विंग के रूम का डोर कोई खोलता है, पर विंग को कुछ भी ध्यान नहीं था क्योंकि वो बहुत गहरी सोच में डूबा पड़ा था। एक पर्सन विंग के रूम का डोर खोल के रूम के अंदर आता है, पर विंग को कुछ ध्यान नहीं था। वो पर्सन अब जाके विंग के पास ही चेयर पे बैठ जाता है, पर विंग का अभी कोई ध्यान नहीं था। वो पर्सन चैंग था। चैंग उसे कहता है विंग। विंग फिर धीरे से उधर देखता है, और वो देख के थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चला कि चैंग अंदर कब आ गया। वो तो सोच में डूबा पड़ा हुआ था। तो विंग पर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देता जिससे चैंग को पता चले कि उसको कुछ भी नहीं पता है कि चैंग यहाँ आ गया। तो वांगजी बड़े कोल्ड तरीके से चैंग को जवाब देता है कि क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो तुम। तो चैंग जब उसके टोन को सुनता है तो चैंग कहता है विंग, वो मुझे माफ़ कर देना, कल मैं और यानली सिटी से बाहर थे इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाए, पर मैं आज ही आया हूँ यानली को यहाँ लेकर। तो मुझे जैसे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं जल्दी यहाँ पे आ गया बिना किसी को बताए। तो विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पर तभी रूम का डोर फिर से खुलता है और वहाँ पे अब यानली आ गई थी। यानली जब विंग और चैंग को बात करता हुआ देखती है तो वो फटाफट से विंग के बेड पर आके बैठ जाती है और कहती है विंग। ऐसा कहकर उसने विंग का हाथ पकड़ लिया था, और फिर वो अपनी बातें को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि तो क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ़ कर देना, मैं कल नहीं आ पाई थी तुमसे मिलने। तो विंग जब देखता है कि यानली ने उसका हाथ पकड़ा है तो अपने हाथ को झटक लेता है और कहता है यानली से, तुम जानती हो अच्छे से कि मुझे किसी का भी टच पसंद नहीं है, तो तुमने ऐसी गलती क्यों की। तो यानली को थोड़ा बुरा लग गया था। यानली ने कुछ भी नहीं कहा। चैंग कहता है हम दोनों यहाँ पे तुम्हें देखने आए हैं, तुम्हारा हाल चाल पूछने आए हैं, तो हमें तो लग रहा है कि तुम अभी थोड़े ठीक हो, तो हमें प्लीज़ माफ़ कर दो कि कल हम नहीं आ पाए। तो विंग जो कि अपना मुंह बनाकर कहता है तुम आओ या ना आओ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी ये बात सुनकर यानली को हर्ट हो गया था। यानली ने बोला विंग तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हम लोग यहाँ पे टाइम निकाल के तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें पता है ना मॉम तो हमें तुमसे मिलने भी नहीं देती है, फिर भी हम छुप छुप कर आए हैं। तो विंग कहता है तो तुम्हें किसने कहा मेरे पास आने के लिए, मैंने कहा क्या जो तुम आ गए अपना कीमती टाइम निकाल कर। चैंग को भी हर्ट हुआ था जब वांगजी ने ये बोला, अरे यार सॉरी मतलब विंग ने बोला। तो यानली जो खड़ी हो जाती है और विंग पे चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है तुम भले ही हमें अपना ब्रदर या सिस्टर नहीं मानते हो, पर हम तुम्हें दिल से अपना ब्रदर एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो प्लीज़ तुम हमें भी रिस्पेक्ट दिया करो। तो वांगजी कहता है तुम मेरे स्टेप सिबलिंग्स हो इसलिए मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और यानली जो और भी विंग पे चढ़ने लगती है, और विंग भी कहाँ कम था, उसने भी बराबर का आंसर दिया यानली को। यानली को अब बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। यानली अब रोने पे आ गई थी, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। चैंग जो अब खड़ा होता है और वो विंग से कहता है हम सच में बेमतलब में ही आ गए हैं, जब तुम्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। तो वो यानली के शोल्डर पे हाथ रख के उसे बाहर ले जाने लगता है। यानली अब रोने लगी थी। चैंग उसको कमरे से बाहर ले जाता है। उसको रोते हुए देख एक और पर्सन देख लेता है, तो वो पर्सन मैंग्याओ था। मैंग्याओ अपने मन में सोचता है कि अब मुझे पता चला कि मॉम इनको घास क्यों नहीं डालती, ये हर टाइम बस पागलों की तरह विंग के आगे पीछे घूमते रहते हैं, विंग विंग विंग। विंग के अलावा तो कोई इनको सूझता ही नहीं है, बेवकूफ़ कहीं के। तो अब यहाँ पर हमें मैंग्याओ के बारे में बताया जाता है कि ये कैरेक्टर कौन है। मैंग्याओ जब बहुत छोटा था तब मैडम यू ने उसे अडॉप्ट किया था। मैंग्याओ मिसेस जिन का बेटा था, यानी उनका ओमेगा सन। मैडम यू और मिसेस जिन दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थी, यानी एक तरीके से बहन जैसा रिश्ता था उनका। मैडम यू मिसेस जिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बिल्कुल अपने बहन की तरह। पर एक दिन ज़्यादा प्रेशर के चक्कर में मिसेस जिन को हार्ट अटैक आ जाता है, जिनसे उनकी वहीं डेथ हो जाती है। मैंग्याओ का फादर ऑलरेडी कहीं भाग चुका था मिसेस जिन को छोड़ के, और मिसेस जिन के बाद मैंग्याओ को मैडम यू ने अडॉप्ट किया था क्योंकि वो उनकी सहेली का बेटा था। तो इसलिए मैडम यू ने सोचा कि ये उन्हें ही अपने बच्चों की तरह पालेंगी। और फिर बाद में मैडम यू ने जाके वी चांगसे से यानी विंग के फादर से शादी की। मैडम यू भी ऑलरेडी मैरिड थी, उनका एक बेटा भी था चैंग, जो कि उस टाइम सिर्फ 3 साल का था। पर वी चांगसे ने बिना किसी हेजिटेशन के मैडम यू से शादी कर ली थी क्योंकि विंग उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटा था
और विंग की मॉम जो एक्सीडेंट में उनकी भी डेथ हो चुकी थी। इसलिए वी चांगसे ने सोचा कि विंग अभी बहुत छोटा है तो उसको केयर की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैडम यू से उन्होंने शादी की। पर उनको कहाँ ये पता था मैडम यू के इंटेंशन। मैडम यू के पास कुछ भी नहीं था क्योंकि मैडम यू एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। मैडम यू के पास जब उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए तो कुछ भी नहीं बचा था। उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था कि जिससे वो चैंग का पेट भर सके। इसलिए मैडम यू ने भी विचांगसे से शादी कर ली। मैडम यू ने ये प्रिटेंड किया था कि वो विंग का ख्याल रखेगी बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, पर वो विंग से कभी भी प्यार नहीं करती थी। जब विंग 10 साल का हो गया तो वी चांग से भी विंग को छोड़ के चले गए, यानी उनकी भी डेथ हो गई थी। तब से मैडम यू ने विंग को थोड़ा बहुत प्यार किया, वैसे प्यार नहीं किया, वो सिर्फ एक प्रिटेंड किया था उन्होंने, क्योंकि मिस्टर हान जो थे वो वी चांग से के असिस्टेंट थे। वी चांगसे ने मरने से पहले मिस्टर हान को बताया था कि वो विंग का ख्याल रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं वी चांगसे को शक हो गया था कि मैडम यू का इंटेंशन क्या है। और तो और वी चांगसे ने मरने से पहले मिस्टर हान को ये भी बोला था कि आने वाले सालों में जब विंग बड़ा हो जाए तो वो कंपनी का CEO बने। तो मिस्टर हान ने ऐसा ही किया। जब विंग 20 साल का हो गया तब वो कंपनी का CEO बन गया। पर मैडम यू ने चैंग को CEO बनाने की कोशिश की थी विंग की जगह, पर चैंग को बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए जब मैडम यू ने उससे कहा था कि वो CEO बन जाए विंग की जगह, तो चैंग ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो नहीं बनना चाहता। वो विंग की कंपनी है, सो विंग ही उसे संभालेगा। चैंग मैडम यू की बात नहीं मान रहा था, तो इसलिए मैडम यू फिर यानली के पास गई और यानली को बोला कि वो CEO बन जाए विंग की जगह। पर यानली को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था बिजनेस में। वो तो अपने लवर के साथ ही रहना चाहती थी, यानी उनका एक लवर भी था जिन जी शुआन। अगर यानली विंग की कंपनी की CEO बन भी जाती तो शादी के बाद तो उसको जिन शुआन के साथ ही जाना पड़ता, इसलिए वो विंग की कंपनी भी नहीं संभाल पाती। इसलिए उसने यानी यानली ने मना कर दिया मैडम यू को। और मैडम यू ने फिर सोचा कि इनके दोनों बच्चे किसी काम के नहीं हैं, तो लास्ट में थक हार कर वो मैंग्याओ के पास गई। अब मैंग्याओ तो शुरू से ही चालाक था, वो बिल्कुल ही मैडम यू की तरह था, क्योंकि मैडम यू ने उसे अपनी तरह जो बना दिया था। मैडम यू फिर मैंग्याओ के पास जाकर उसे भड़काने लगी कि अगर उसने विंग की कंपनी को हथिया लिया तो वो बहुत ज़्यादा रिच बन जाएगा। और मैंग्याओ तो लालची था ही, उसने सोचा अगर रिच बनने की बात है तो वो कुछ भी करेगा विंग की कंपनी को अपना करने के लिए। तो इस वजह से मैडम यू ने उसे टीचिंग देनी शुरू कर दी कि उसको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो मैंग्याओ भी ये सब चीज़ें मानता जा रहा था, मतलब वो भी मैडम यू के कहे इशारे पर चलता जा रहा था, बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह। तो ये फ्लैशबैक अब यही एंड होता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंग्याओ कौन है। पर एक और बात, मैंग्याओ को ये बात बिल्कुल नहीं पता कि वो मैडम यू का अडॉप्टेड सन है। ये सिर्फ मैडम यू को ही पता है। तो अब हम सीधा शाम का सीन देखते हैं जहाँ विंग सोकर उठा था, यानी शाम के 6 बज रहे थे। वो जब सोकर उठा तो उसको बहुत प्यास लग रही थी। वो अपने बगल वाले टेबल पर से ही पानी का गिलास ढूंढने लगा, पर पानी के गिलास के पास उसे एक लेटर रिसीव होता है। वो जब इस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हें किसने बचाया मरने से तो हॉस्पिटल के टेरिस पर आ जाओ। तो विंग जब ये देखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपने स्लीपर्स को पहनकर टेरिस पर चला जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे इसके अगले पार्ट में।